Hello everyone, welcome to the lecture series of machine learning. In this video, we'll discuss about feature scaling and feature selection methods in machine learning. So let's begin. So far we have discussed कि what is linear regression. Linear regression हमने discuss किया and we have also discussed about multiple linear regression. तो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, जहां पे आपका एक प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है, ओनली वन प्रेडिक्टर वेरिएबल, और एक आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत न्यूमेरिकल्स भी देखे थे कि अगर हमें कुछ टेस्ट डेटा गिवन है, टेस्ट डेटा के बेसिस पे हमने इक्वेशन अपनी डिराइव कर ली, अपने कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली एंड देन हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है, देन हाउ डू वी फिट द वैल्यूज इन दोस डेटा यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। देन हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी देखा है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक से ज्यादा प्रेडिक्टर्स होते हैं। इट कैन बी अप टू एनी नंबर 1 2 3 सो ऑन अप टू n, एंड देन अगेन हमारे पास एक रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को हमें प्रिडिक्ट करना होता है, एंड दैट इज हाउ वी गो अबाउट इन लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस सिंपल लीनियर रिग्रेशन नॉट इनफ? हमें इससे बियॉन्ड जाने की क्यों जरूरत है? हमने बेसिक लीनियर रिग्रेशन में क्या देखा था? बेसिक लीनियर रिग्रेशन। सो बेसिक लीनियर रिग्रेशन में हमने स्टैंडर्ड लीनियर मॉडल की इक्वेशन देखी थी कि अगर हमें y वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना है, देन दिस इज हाउ वी यूज द इक्वेशन β1 x1 β2 x2 सो ऑन अप टू βp xp। ये जनरल हमने ले लिया अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो। सो नाउ y क्या है मेरा? y मेरा आउटपुट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हमें प्रेडिक्ट करना है। बीटास β0 β1 β2 सो ऑन अप टू βp, ये क्या है मेरे? ये सारे मेरे कोएफिशिएंट्स हैं। दीज ऑल आर माय कोएफिशिएंट्स, एंड ये जो हमारा x है, x x1 x2 सो ऑन अप टू xn, ये क्या है? ये मेरे इनपुट फीचर्स हैं। These are my input features. Input features. So basically x1, x2, so on up to some xp, ये मेरे input features हैं। बीटा नॉट β1 so on up to some βp, ये मेरे कोएफिशिएंट्स हैं। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इन बीटास की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, राइट। तो यही हम अब तक करते आए हैं। नाउ क्यों हमें इससे बियॉन्ड जाने की जरूरत है वो हमें इस एग्जांपल से पता लगेगा। देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम विद द लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। हमने लीस्ट स्क्वायर्स मेथड को यूज किया था इन ऑर्डर टू फिट आवर डेटा। अब क्या प्रॉब्लम है इस लीस्ट स्क्वायर्स मेथड में, उसको समझते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है हाउस प्राइस को, प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस। अब हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास लेट्स से कुछ फीचर्स गिवन है, और फीचर्स भी एक दो नहीं, लेट्स से मेरे पास कुछ 50 फीचर्स गिवन है, 50 फीचर्स इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द हाउस प्राइस, राइट। नाउ लेट्स से इन 50 फीचर्स में से कुछ फीचर्स को नेम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। लेट्स से एक फीचर है मेरे पास एरिया ऑफ द हाउस, जिसकी प्राइस को मुझे प्रिडिक्ट करना है, वो मेरे पास गिवन है। दूसरा फीचर है लेट्स से मेरे पास नंबर ऑफ रूम्स। लेट्स से थर्ड फीचर है मेरे पास फ्लोर कौन सा है। देन फोर्थ फीचर मेरे पास गिवन है डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द मेट्रो। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं व्हाइल परचेजिंग एनी हाउस। लेट्स से नेक्स्ट फीचर जो मेरे पास गिवन है वो है नियर बाय पार्क्स कितने हैं। देन लेट्स से स्कूल्स कितने हैं। देन लेट्स से हॉस्पिटल्स हैं या नहीं, ये है तो कितने हॉस्पिटल्स हैं। देन लेट्स से जो रूम्स हैं उनका कलर क्या है। So let's write it at room color. This is another feature. Then let's say another feature can be wall का जो डिजाइन है वो क्या है, wall डिजाइन। Then let's say एक वास्तु का भी ले लेते हैं, this is another feature, वास्तु स्कोर, right? And so on। मेरे पास ऐसे और फीचर्स गिवन है एंड मेरे पास टोटल 50 फीचर्स है, right? Now
लेट्स से जो मेरे पास नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है इन माय डेटा सेट इज 60 हाउसेस। नाउ अगर हम टोटल फीचर्स देखें तो टोटल फीचर्स मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ फीचर्स जिसको लेट्स से हम पी कह लेते हैं, वो तो है मेरे पास 50 फीचर्स मेरे पास गिवन है जो भी हमने नेम करे यहाँ पे, राइट। टोटल मेरे पास फीचर्स पी जो है टोटल 50, राइट। और जो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है इन माय डेटा सेट, लेट्स टेक दैट वैल्यू एज n, वो है 60, राइट। नाउ 50 और 60 में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, टोटल मेरे पास फीचर्स डेटा में 50 है एंड टोटल हाउसेस जो मेरे ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो मेरे पास 60 है, राइट। तो मोर और लेस इक्विवेलेंट है। तो अब ऐसी सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब आपके नंबर ऑफ फीचर जो है वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन योर डेटा सेट। सो नाउ दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स लाइक, सबसे पहली प्रॉब्लम जो इससे अराइज हो सकती है दैट इज इट कैन लीड टू पुअर प्रिडिक्शन एक्यूरेसी। पुअर प्रिडिक्शन एक्यूरेसी का क्या मतलब है, बेसिकली ओवरफिटिंग। अब इस ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहां पे जब रिक्वायर्ड से ज्यादा फीचर्स को हम फिट करने की कोशिश करते हैं तो भी हमारा ऐसा नहीं उससे रिजल्ट और एक्यूरेट बढ़ जाएगा, उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, बट बल्कि ऐसा करने से हमारे जो ओवरऑल डेटा है उसकी एक्यूरेसी और कम हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली जब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्विवेलेंट हो जाते हैं आपके नंबर ऑफ फीचर्स इन योर डेटा, then that problem leads to the problem of overfitting, which basically leads to poor prediction accuracy, right? So basically होता क्या है, what exactly happens? सबसे पहले लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या करेगा इस केस में, लीस्ट स्क्वायर मेथड सब कुछ ही हमारे डेटा को फिट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड ट्राइज टू फिट एवरीथिंग प्रॉपरली, tries to fit everything properly। जब आपने जरूरत से ज्यादा डेटा उसमें फिट करने की कोशिश करी तो ऑब्वियसली क्या होगा, इट विल मेक योर डेटा एंड मेक योर मॉडल मोर कॉम्प्लेक्स, राइट। सो ऑब्वियसली द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर मॉडल विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। देन जब आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्विवेलेंट ले लिए अपने नंबर ऑफ फीचर्स के, तो क्या होगा, आपका टेस्ट मॉडल जो होगा, आपका ट्रेनिंग मॉडल तो ठीक से काम कर जाएगा, बट जब आप उसको टेस्ट करने की कोशिश करोगे ऑन डिफरेंट डेटा, एट दैट टाइम इट विल गिव यू वेरियस प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली इन दिस केसेस मॉडल वर्क्स परफेक्टली ऑन ट्रेनिंग डेटा, वर्क्स वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा, but give poor results on test data. Poor results on test data. अब इसको हम एक रियल सिनेरियो से भी रिलेट कर सकते हैं। सपोज स्टूडेंट ने जो भी एग्जाम से पहले अपने जो भी आंसर्स हैं उनको तो मेमोराइज कर लिया, राइट, बट उसने कंसेप्ट्स को नहीं समझा बिल्कुल भी, सिर्फ आंसर्स मेमोराइज कर लिए और कंसेप्ट नहीं समझा। तो क्या होगा, हो सकता है बाय चांस जो प्रैक्टिस टेस्ट हो उसमें तो वो अच्छा स्कोर कर ले, बट जो रियल एग्जाम होगा, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, उसमें हो सकता है वो फेल हो जाए, राइट। तो यही मॉडल के साथ है, जब आपने जरूरत से ज्यादा डेटा उसमें फिट कर दिया तो हो सकता है वो आपके ट्रेनिंग डेटा पे तो ठीक से काम कर जाए, बट जब आप उसको रियल सिनेरियो में टेस्ट करना चाहोगे तो हो सकता है वहां पे वो आपको गड़बड़ रिजल्ट दे। सो दिस इज व्हाट इज मीन बाय द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। और एक कब जनरली अराइज होती है, जब आपके नंबर ऑफ फीचर्स आपके डेटा में इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन योर डेटा। अब एक और एक्सट्रीम केस लेते हैं, यहां पे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्विवेलेंट थी नंबर ऑफ फीचर्स के। सपोज एक एक्सट्रीम केस और लेते हैं, एक्सट्रीम केस में जहां पे p बिकम्स ग्रेटर देन n। p क्या है, मेरे फीचर्स है, p इज माय फीचर्स एंड n इज माय ऑब्जर्वेशंस। तो पहले वाले केस में तो फीचर्स लेस थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के, इस वाले केस में फीचर्स जो है वो मेरे ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। लेट्स से फीचर्स मेरे 50 हो गए और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो लेट्स से मेरी 20 है, राइट। अब ऐसे केस में क्या होगा, अब इस सिनेरियो में बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट इस केस में मॉडल क्या होगा, वो आपका बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल एंड अनरिलायबल।
राइट। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फिटिंग एवरीथिंग, हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि हम एक ऐसा मॉडल तैयार करें अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए जो मॉडल आपकी कॉम्प्लेक्सिटी वाइज रिड्यूस करे, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करे, राइट, दैट कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स इन योर डेटा। जो हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, उनको कंट्रोल कर सके। एंड थर्डली अननेसेसरी वेरिएबल्स को रिमूव कर सके, रिमूव अननेसेसरी वेरिएबल्स। तो यही हमारी फैक्टर्स पे हमारी कोशिश रहती है कि हम एक ऐसा मॉडल तैयार करें जो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज आपका एफिशिएंट हो, कोएफिशिएंट्स उसके कंट्रोल्ड हो, एंड अननेसेसरी जो वेरिएबल्स हैं उनको हम रिमूव हो, उनको हम अननेसेसरी वेरिएबल्स को इन्वॉल्व ना करें, राइट। सो बाय यूजिंग वेरियस फिटिंग प्रोसीजर्स, हम बहुत सारे फिटिंग प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं जो बेसिकली क्या इंप्रूव करेंगे, हमारे मॉडल की प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को इंप्रूव करेंगे, एंड हमारी मॉडल की इंटरऑपरेटेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे। मॉडल इंटर ऑपरेटेबिलिटी, राइट। सो यही हमारा रीजन होता है कि हम बेसिक लीनियर रिग्रेशन से क्यों और एडवांस प्रोसीजर पे जा रहे हैं। मेथड हमारा वही है, हम लीनियर रिग्रेशन ही यूज कर रहे हैं, बट लीनियर रिग्रेशन को हम स्लाइटली मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि जो हमारे रिजल्ट्स आए वो सारे पैरामीटर्स में, इररिस्पेक्टिव आपके डेटा में कितने फीचर्स हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, हर एक सिनेरियो में वो मॉडल वर्क कर पाए, राइट। तो उस मॉडल को हर एक सिनेरियो में वर्क करवाने के लिए हमारे ये दो मेन गोल्स होते हैं कि हमारा मॉडल जो होता है प्रिडिक्ट एक्यूरेसी वाइज, प्रिडिक्शन उसकी एक्यूरेसी रहे, प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी रहे, एंड जो मॉडल है वो इंटरऑपरेटेबिलिटी वाइज भी हमारा एफिशिएंट हो। तो नाउ अब एक स्टार्टिंग वाली स्लाइड पे आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। तो वहां पे हम कह रहे थे व्हाई सिंपल लीनियर रिग्रेशन वुड नॉट ओनली वर्क इन ऑल द केसेस। तो नाउ वी हैव द आंसर कि क्यों सिंपल लीनियर रिग्रेशन वर्क नहीं करेगा, बिकॉज सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूजेस ऑल द फीचर्स ब्लाइंडली, ये अभी हमने देख लिया। देन टू मेनी फीचर्स लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग, ये भी हमने देख लिया कि जब आप जरूरत से ज्यादा डेटा फिट करने की कोशिश करोगे देन ऑल्सो इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स। थर्डली मॉडल इस केस में वर्क्स वेल ऑन द ट्रेनिंग बट पुअरली ऑन द टेस्ट डेटा, ये भी हमने देख लिया। एंड कॉमन प्रॉब्लम्स अकर व्हेन नंबर ऑफ फीचर्स बिकम इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ सैंपल्स, इक्विवेलेंट हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो भी प्रॉब्लम है, राइट। सो दोनों केसेस में प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई वी जस्ट कुडंट रिलाई सिंपली ऑन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सो नाउ अब हमें ऐसे फिटिंग प्रोसीजर्स पे जाना है जो हमारी दो गोल्स हमें अचीव कर सके, एक हमारी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को एंड दूसरा मॉडल इंटरऑपरेटेबिलिटी को। तो अब इन दोनों गोल्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट गोल जो हमें अचीव करना है वो है प्रिडिक्शन एक्यूरेसी। अब प्रिडिक्शन एक्यूरेसी का हमारा क्या मतलब है, हमारे मॉडल को हम इस तरीके से क्रिएट करें ताकि उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो कम हो, रिड्यूस वेरिएंस, देन अलाउ स्मॉल इंक्रीज इन बायस। अगर बायस डेटा हो तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, स्मॉल इंक्रीज जो होगा वो अलाउड है, अलाउ स्मॉल इंक्रीज इन बायस। देन थर्ड ओवरऑल it gives us better generalization. Now यहां पे हमने लिखा है allow small increase in bias. Now what do we mean by this? अगर हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जो थोड़ा बायस्ड है, राइट, थोड़ा बायस्ड मॉडल है बट वैसे हर एक केस में स्टेबल है, बायस्ड मॉडल है, स्लाइटली बायस्ड, नॉट टू बायस्ड, स्लाइटली बायस्ड मॉडल है बट हर एक सिनेरियो में वो बहुत स्टेबल है, राइट। तो हमारा ये मॉडल बेटर है या फिर एक ऐसा मॉडल जो बिल्कुल अनबायस्ड है बट हर एक सिनेरियो में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट। तो अगर हमें ये दो कंडीशंस गिवन है तो हम किस ऑप्शन पे जाना चाहेंगे, हम ऑब्वियसली इस ऑप्शन पे जाना चाहेंगे, राइट। हमें हमारा मॉडल भले ही थोड़ी बायसनेस को तो अलाउ करे बट हर एक सिनेरियो में स्टेबल रहे, rather than एक ऐसे मॉडल से जो बिल्कुल अनबायस्ड हो बट वाइडली फ्लक्चुएटिंग हो, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग अ स्मॉल इंक्रीज इन बायस इज डेफिनेटली अलाउएबल।
नाउ लेट्स कम टू हम द सेकेंड गोल. सेकेंड गोल हमारा क्या था? सेकेंड गोल जो हमें अचीव करना है थ्रू दिस फिटिंग प्रोसीजर्स, वो है मॉडल इंटरऑपरेटेबिलिटी. नाउ मॉडल इंटरऑपरेटेबिलिटी का क्या मतलब है? गोल टू मॉडल इंटरऑपरेटेबिलिटी. नाउ मॉडल इंटरऑपरेटेबिलिटी का क्या मतलब है? बहुत सारे फीचर्स हमारे डेटा सेट में ऐसे होते हैं जो हाईली इररेलेवेंट होते हैं, राइट और ऐसे इररेलेवेंट फीचर्स का हमारे रिस्पॉन्स से कोई लेना देना नहीं होता, राइट अगर हम उन डेटा की रिस्पॉन्स वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए हम चाहे इन फीचर्स को इंक्लूड करें या ना करें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट सो ऐसे इररेलेवेंट फीचर्स को जिनका कोई मतलब ही नहीं है रिस्पॉन्स वेरिएबल से, उनको हम अपने डेटा से हटा ही ना दें, राइट रादर देन उन वेरिएबल्स को इंक्लूड करके हमारे डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाना, तो बेटर यही है कि हम ऐसे इररेलेवेंट फीचर्स को हटा दें, राइट तो अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें, सपोज मुझे प्रिडिक्ट करने हैं स्टूडेंट के मार्क्स को. आई हैव टू प्रिडिक्ट स्टूडेंट्स मार्क्स, राइट अब स्टूडेंट मार्क्स को प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास क्या रेलेवेंट फीचर्स होंगे? सबसे पहले रेलेवेंट फीचर तो क्या होगा? स्टडी आवर्स, स्टूडेंट ने कितनी देर पढ़ाई करी, राइट दूसरा रेलेवेंट फीचर हम कह सकते हैं अटेंडेंस. तीसरा रेलेवेंट फीचर हम कह सकते हैं सपोज प्रीवियस ग्रेड्स. प्रीवियस ग्रेड्स कैसे हैं उस स्टूडेंट के, राइट अब कुछ इरेलीवेंट फीचर्स भी देख लेते हैं. अगर मैं कहूं स्टूडेंट ने जो शू पहना उसका कलर क्या है, तो क्या ये कोई रेलेवेंट फीचर इन प्रिडिक्टिंग द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट? नो, इट इज हाईली रेलेवेंट फीचर. अगर लेट्स से मेरे को एक और फीचर गिवन है, फोन ब्रांड, स्टूडेंट जो फोन यूज कर रहा है उसका ब्रांड क्या है, देन हैंड राइटिंग स्टाइल, राइट तो इन तीनों फीचर्स का आपके रिस्पॉन्स वेरिएबल मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है. आप इनको हटा भी दो तो भी स्टूडेंट के मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट तो ऐसे इररेलेवेंट फीचर्स को हमारे डेटा से हटाने से क्या होगा? हमारा डेटा बहुत, हमारा जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा. जो एरर होंगे उसके चांसेस और ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, राइट इट विल लीड टू सिंप्लीफाइड मॉडल. chances of error will get highly reduced and you can have a more trust on the predictions that the model is making. जो मॉडल आपकी प्रिडिक्शंस कर रहा है उस पर आप और ज्यादा ट्रस्ट कर पाओगे अगर आप इन इररेलेवेंट फीचर्स को अपने डेटा से हटा देते हो, राइट सो नाउ इन ऑर्डर टू अचीव दीज टू गोल्स, पहला गोल था प्रिडिक्शन एक्यूरेसी, दूसरा गोल था हमारा मॉडल इंटरऑपरेटेबिलिटी, राइट नाउ इन दो गोल्स को अचीव करने के लिए हमने 3 ऑल्टरनेटिव्स डिजाइन करे हैं. ऐसे 3 ऑल्टरनेटिव्स जिनको हम कंबाइन करेंगे विद द लीस्ट स्क्वायर्स मेथड इन ऑर्डर टू फिट डेटा, राइट तो लीस्ट स्क्वायर्स मेथड तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके साथ हम इन 3 ऑल्टरनेटिव्स को डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, इनको अगर हम क्लब कर देते हैं तो हम अपने डेटा को और ज्यादा एफिशिएंट बना पाएंगे, हमारे मॉडल को और ज्यादा एफिशिएंट बना पाएंगे. अब क्या है वो 3 ऑल्टरनेटिव्स? पहला ऑल्टरनेटिव है सबसेट सिलेक्शन, दूसरा ऑल्टरनेटिव है श्रिंकेज एंड तीसरा ऑल्टरनेटिव है डायमेंशन रिडक्शन. Right? Now let's first understand what do we mean by subset selection. The first alternative that we have is subset selection. इसे चाहे हम सबसेट सिलेक्शन कह सकते हैं, चाहे हम फीचर सिलेक्शन कह सकते हैं. फीचर सिलेक्शन. So basically let's first understand the idea behind subset selection. Now the idea behind subset selection is that we select only important variables. Select only important variables. Out of the wide set जो हमें given है और उसमें बहुत सारे जिसमें combination है what your relevant features and your irrelevant features, हम select करेंगे सिर्फ उन्हीं features को जो वाकई में relevant है in predicting the response variable, right? Select only important variables,
discard the irrelevant features, and thirdly, apply linear regression on selected features. तो हम क्या कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन तो हम यूज ही कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग लीनियर रिग्रेशन ऑन ऑल द फीचर्स दैट आर गिवन टू यू, हम उसमें से सिर्फ एक सबसेट ऑफ फीचर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसी सबसेट में हमारे सिर्फ रेलिवेंट फीचर्स हैं और उसी के ऊपर हम लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स से मुझे कोई हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, राइट? तो क्या क्या हम रेलिवेंट फीचर्स या सबसेट ऑफ फीचर्स यूज कर सकते हैं. लेट्स से अगर मुझे कुछ फीचर्स गिवन है एज एरिया ऑफ द इन विच द हाउस इज लोकेटेड, देन मुझे गिवन है साइज ऑफ द हाउस, देन मुझे गिवन है फ्लोर ऑन विच इट इज लोकेटेड, देन मुझे गिवन है नंबर ऑफ रूम्स, देन लेट्स से मुझे गिवन है वॉल कलर, देन लेट्स से मुझे गिवन है ओनर नेम, लेट्स से मुझे गिवन है कर्टेन्स. तो हम क्या क्या फीचर्स को यूज कर सकते हैं. आई कैन यूज द एरिया, आई कैन यूज द साइज, आई कैन यूज द फ्लोर, आई कैन यूज द रूम्स, और बाकी के जो फीचर्स हैं इनको हम हटा सकते हैं, राइट? तो ये मेरे कुछ इररेलेवेंट फीचर्स हैं. तो फायदा क्या होगा, एक तो आपका मॉडल की सिंप्लिसिटी अचीव हो गई, सिंपल मॉडल. दूसरा फायदा क्या हुआ कि आपको इस मॉडल को एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है. एंड तीसरा फायदा क्या हुआ, आपकी लेस ओवरफिटिंग. Chances of overfitting has been highly reduced by reducing the number of features. तो यही subset selection होता है, that out of the bundle of features that are given to you for predicting any value, we use a subset of the best possible features, right? Coming to the second alternative that we can use is the shrinkage. Shrinkage कहते हैं या इसको हम regularization भी कहते हैं. Now, what is the idea behind this alternative is, what do we mean by shrinkage? Shrinkage कहता है that use all features. Use all features. But shrink coefficients towards 0. Shrink coefficients towards 0. So basically हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं. So basically shrinkage क्या कहते हैं, shrinkage कहते हैं कि I'll use all features. मैं किसी को भी हटा नहीं रहा, मैं सारे features को use करूंगा, but I will shrink the coefficients to 0, right? What do you mean by shrinkage the coefficients to 0? So basically instead of saying कि yes this particular feature is very important, ये feature बहुत important है या ये feature बहुत खराब है, मॉडल कहता है कि ओके आई विल कंसिडर इट बट नॉट टू स्ट्रांगली. मैं फीचर को हटा नहीं रहा, मैं उसको कंसिडर तो करूंगा बट हाँ उतना ज्यादा फोकस उस पर नहीं दूंगा, राइट? सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय श्रिंकेज. सारे फीचर्स को यूज करो बट ज्यादा फोकस उन पे मत करो जो हाईली हमारे इरेलीवेंट है. उन्हें लेके तो चलो, हटाओ मत, बट उन पे इतना ज्यादा फोकस मत दो, राइट? दिस इज व्हाट वी मीन बाय श्रिंकेज. तो बहुत फेमस इसके एग्जाम्पल्स हैं. एक रिज रिग्रेशन होता है और एक लासो रिग्रेशन होता है जिसमें हम इन चीजों को यूज करेंगे. सो विल सी दिस लेटर ऑन व्हाट इज रिज रिग्रेशन. नाउ बेनिफिट्स क्या होते हैं श्रिंकेज के. पहला बेनिफिट तो होता है दैट दिस रिड्यूसेस द वेरिएंस. आपने किसी फीचर को हटाया नहीं, आपने सबसेट में की तरह सेलेक्ट नहीं करा कि ये बेस्ट है सिर्फ इसको लेके चलो. आपने सारे फीचर्स को अलाउ करा कि सबको रहने दो. तो अल्टीमेटली आपके डेटा के अंदर सब टाइप के डेटा है. आपके हाईली रेलिवेंट डेटा भी है, आपके डेटा में हाईली इरेलीवेंट डेटा भी है, राइट? तो बेसिकली आपके जो डेटा सेट की वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस करेगा यूजिंग द श्रिंकेज मेथड. दूसरा है अगेन इट विल प्रिवेंट ओवरफिटिंग, क्योंकि मॉडल को पता है किस पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है, तो ऑटोमेटिकली ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम भी कुछ हद तक इससे रिड्यूस हो जाएगी. एंड तीसरी क्या है, क्योंकि आप कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे श्रिंक कर रहे हो, उनको 0 की तरफ लेके जा रहे हो, तो कुछ कोएफिशिएंट्स हमारे ऐसे हो जाएंगे जो अल्टीमेटली एग्जैक्टली 0 हो जाएंगे. सम कोएफिशिएंट्स बिकम एग्जैक्टली 0. Some coefficients become exactly 0.
सो बेसिकली श्रिंकेज भी आपका कुछ हद तक वेरिएबल सिलेक्शन ही कर रहा है। अगर कुछ कोएफिशिएंट्स ही आपके जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा, वो कोएफिशिएंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेडिक्टर वेरिएबल होगा वो तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन यही तो होती है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन बीटा टू एक्स टू सो ऑन अप टू सम बीटा पी एक्स एन, राइट। अब इसमें से अगर कुछ कोएफिशिएंट्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे टू जीरो, राइट, तो क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेडिक्टर वेरिएबल है वो भी ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। और जब वो प्रेडिक्टर वेरिएबल जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली वो प्रेडिक्टर वेरिएबल हट ही गया यहाँ से, राइट। तो श्रिंकेज भी आपको कुछ हद तक क्या कर रहा है, इट डूज वेरिएबल सिलेक्शन ओनली। एंड द थर्ड ऑल्टरनेटिव जिसको हम यूज कर सकते हैं दैट इज डायमेंशन रिडक्शन। नाउ डायमेंशन रिडक्शन का क्या मतलब होता है, द आइडिया बिहाइंड डायमेंशन रिडक्शन इज instead of selecting original features, create new combined features, तो सारे ओरिजिनल फीचर्स को यूज करने के बजाय हम फीचर्स को कंबाइन कर देंगे यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली अगर हम कहें, सपोज इसको ऐसे समझते हैं किसी एग्जांपल से, सपोज मेरे पास है फिजिक्स के मार्क्स, किसी स्टूडेंट के मेरे पास फिजिक्स के मार्क्स हैं, मेरे पास उसके केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, मेरे पास उसके बायोलॉजी के मार्क्स हैं, राइट, और उसके साथ और 3-4 सब्जेक्ट हैं जिनके मार्क्स मुझे गिवन है, राइट। तो बहुत सारे फीचर्स हो गए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए। अगर मैं इन तीनों को क्लब कर दूं एक सिंगल में, जिसको मैं कह दूं साइंस स्कोर, राइट, तो हमने क्या किया, फीचर्स आपके कम हो गए बट उन फीचर्स को हटाया नहीं, हमने उन्हें कंबाइन कर दिया इन अ न्यू डिफरेंट फीचर, राइट। सो यही डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब होता है। इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग द ओरिजिनल फीचर्स को सेलेक्ट करने के बजाय आप न्यू कंबाइंड फीचर को यूज कर लो। न्यू कंबाइंड फीचर क्या है, साइंस को, जिसके अंदर तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। सो बेसिकली ये जो मेरा नया फीचर है, जो मेरा साइंस कोर, जो मेरा नया फीचर है, ये क्या है, ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ ऑल माय ओरिजिनल फीचर्स, राइट। सो बेसिकली in dimensionality reduction these new features are linear combination of original features, राइट। नाउ पॉपुलर अप्रोच जो यूज होती है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए वो होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए, राइट। नाउ अब फायदा क्या होता है डायमेंशनैलिटी की रिडक्शन करने से, पहला फायदा जो हमें इससे मिलता है वो होता है, first advantage that we get is handles large number of variables, handles large, अगर आपके कितने भी वेरिएबल्स हैं हमें उनको हटाने की जरूरत नहीं है, इट कैन हैंडल एनी नंबर ऑफ फीचर्स इन योर डेटा सेट, so it can handle large number of variables. सेकेंड इज, जब आपने कंबाइन कर दिया उन्हें तो डेटा आपका ओरिजिनल कुछ बदला भी नहीं, और आपके फीचर्स को कंबाइन करने से आपके डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी भी अल्टीमेटली रिड्यूस हो गई। And the third advantage is it improves the stability in your model. बट जो मेजर डिसएडवांटेज होता है इसका, डिसएडवांटेज क्या होता है, that it sometimes gets harder to interpret that which feature we have to combine, right? So basically डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या कर रहा है, सो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन आपकी इंफॉर्मेशन को कंप्रेस कर रहा है विदाउट प्रिजर्विंग द ओरिजिनल वेरिएबल्स, कंप्रेसेस इंफॉर्मेशन
without keeping original variables. Right? Now let's first discuss these in detail. सबसे पहले बात करते हैं हमारा पहला ऑल्टरनेटिव की, दैट वाज सबसेट सिलेक्शन मेथड. तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव जिसकी हमने बात करी थी दैट वाज द सबसेट सिलेक्शन. सो अब सबसेट सिलेक्शन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. नाउ सबसेट सिलेक्शन अभी हमने देखा क्या होता है. Selecting the best subset of features that gives good prediction with less complexity, right? Using all features which are not at all useful. ऐसे सारे features को use करना जो ultimately useful भी नहीं है, क्या करते हैं? Increase करते हैं complexity of the model, causes the problem of overfitting and makes the model hard to understand, right? तो यही problem होती है when we try to use all the features, right? इसीलिए हम select करते हैं the best possible subset of features. Now, in order to get the best subset selection. Now, best subset selection का क्या मतलब है? हमें देखने में तो लग रहा है कि कंसेप्चुअली बहुत सिंपल है. 10 फीचर्स हैं, 10 में से हमें कुछ 5 या 8 ऐसे फीचर्स सेलेक्ट करना है जो सबसे रेलिवेंट हो. बट कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये 5 या 8 फीचर्स कौन से होंगे जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट होंगे? तो conceptually it is sounding very simple, but practically it is most difficult to execute. Practically it is very expensive, right? तो हम basically क्या कर रहे हैं, मेरे पास let's say अभी मैं अपना छोटा सेट लेती हूँ एक, जिसमें मेरे पास कुछ 10 फीचर्स गिवन है, राइट? इन 10 फीचर्स में से मुझे कुछ 5, 8 कुछ ऐसे फीचर्स सेलेक्ट करने हैं. इट कैन बी लेस ऑल्सो, जो मेरे सबसे बेस्ट फीचर्स हो, राइट? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप सबसे पहले सबका एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन चेक करो. पहले आप इंडिविजुअली चेक करो. पहले हमने एक फीचर यूज करा, एक प्रेडिक्टर यूज करा, तो क्या रिजल्ट आया? दो सेकंड प्रेडिक्टर यूज करा तो क्या रिजल्ट आया? थर्ड प्रेडिक्टर, फोर्थ प्रेडिक्टर, 5, 6, 7, 8 सो ऑन अप टू 10. पहले मैंने एक एक करके सारे प्रेडिक्टर्स को यूज करा, राइट? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जब हमने एक एक करके यूज करा तो सबसे बेस्ट कौन सा है? बेस्ड ऑन हमने देखा था कि एरर जिसमें सबसे कम हो वो मेरा सबसे बेस्ट प्रेडिक्टर है, राइट? पहले आपने इंडिविजुअली चेक करे, देन हर एक के देन सेकंड केस में हमें क्या करना है? हमें सबके कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ चेक करने हैं. आप 1 का 2 के साथ करो, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. 1 का सबके साथ हम चेक करेंगे, राइट? तो बेसिकली ये केस हो गया मेरे 2 प्रेडिक्टर्स वाला. देन 3 प्रेडिक्टर्स का 1, 2, 3 आपस में, देन 1, 2 का 4 के साथ, 1, 2 का 5 के साथ, 1, 2 का 6 के साथ. हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे एंड सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करते जाएंगे एंड अल्टीमेटली उसमें से डिसाइड करेंगे कि मेरा बेस्ट कौन सा है, राइट? तो ये जो बेस्ट सबसेट सिलेक्शन है, ये कंसेप्चुअली तो बहुत सिंपल लग रहा था कि हमारा 10 फीचर्स हैं, उसमें से कुछ ही तो सेलेक्ट करने हैं. बट प्रैक्टिकली जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो यही यहाँ पे लिखा है कि बेस्ट सबसेट सिलेक्शन के लिए, इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट subset selection, we fit a separate least square regression for each possible combination of p predictors. We fit all p models that contain exactly one predictor. पहले एक predictor के साथ शुरुआत करेंगे. Then all p by 2 which is equivalent to p into p minus 1 by 2 that contain exactly 2 predictors and so on. पहले एक predictor के साथ उतने models को fit करो. Then 2 predictors के साथ वो सारे models को fit करो. 3 प्रेडिक्टर्स के साथ वो सारे मॉडल्स को फिट करो एंड सो ऑन करते जाओ जब तक आपके सारे प्रेडिक्टर्स जो है वो कंबाइन नहीं हो जाते, राइट? सो बेसिकली अगर मेरे पास लेट्स से कुछ p फीचर्स हैं, कुछ p फीचर्स हैं या कुछ p प्रेडिक्टर्स हैं, तो टोटल मेरे कितने मॉडल्स बन जाएंगे? एक्सपोनेंशियल में 2 to the power p, राइट? तो अगर p की वैल्यू 3 है तो बहुत आसान है. लेट्स से मेरे पास 8 ही तो मॉडल्स हैं खाली, उनको चेक करना है, फटाफट डिसाइड करना है कौन सा रेलेवेंट है कौन सा इररेलेवेंट है. p की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे आपके डेटा में फीचर्स बढ़ते जाएंगे, देन इस केस में आ गए 1024 मॉडल्स. अगर मेरे लेट्स से 20 फीचर्स आ गए तो ये तो मिलियंस में पहुंच जाएगा, अराउंड 1 मिलियन मॉडल्स, राइट? सो नाउ दिस इज हाउ द बेस्ट सबसेट सिलेक्शन वी डू. नाउ कैसे वर्क करता है ये, हाउ बेस्ट सबसेट सिलेक्शन वर्क्स, इसके एल्गोरिथम देखते हैं. हाउ
how best subset selection works. Now this is the algorithm that is given for the best subset selection method. इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द नल मॉडल एम नॉट. एम नॉट क्या है, ऐसा मॉडल जिसके अंदर कोई फीचर्स नहीं है. एम नॉट कंटेन्स नो फीचर्स और नो प्रिडिक्टर्स. कोई फीचर्स या प्रिडिक्टर्स नहीं है इस मॉडल में, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं हमारी एवरेज आउटपुट. प्रिडिक्ट करते हैं हम यहाँ पे एवरेज आउटपुट. तो बेसिकली लेट्स से हमें एक क्लास गिवन है ऑफ 40 स्टूडेंट्स. मुझे प्रिडिक्ट करने हैं सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को, राइट. तो मैंने उस क्लास के एवरेज मार्क्स निकाल लिए और ये मान लिया कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स इज इक्विवेलेंट टू द एवरेज मार्क्स. यही हम यहाँ पे कर रहे हैं. स्टार्टिंग में जब हमारे पास कोई प्रिडिक्टर्स नहीं है, वी अज्यूम दैट the average mean is the value for each of the observation. तो यही लिखा है यहाँ पे, this model simply predicts the sample mean for each observation. यहाँ पे हम average output को predict कर रहे हैं. Then this is the step 1 of the algorithm. Step 2 says यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन चेक करते हैं. सबसे पहले हम एक प्रिडिक्टर के साथ कॉम्बिनेशन चेक करेंगे. यही चीज जो अभी हमने डिस्कस करी थी. पहले आप एक प्रिडिक्टर के साथ निकालो, देन आप दो प्रिडिक्टर्स के कॉम्बिनेशन बनाओ, देन 3 प्रिडिक्टर्स के, देन 4 प्रिडिक्टर्स के, सो ऑन, जब तक आपके सारे प्रिडिक्टर्स जो है वो कंबाइन नहीं हो जाते, राइट. एक एक करके हम सारे मॉडल्स को फिट करते जाएंगे एंड देन उसमें से हम जो बेस्ट वाला होगा उसको सेलेक्ट करेंगे. कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा बेस्ट कौन सा है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एरर्स और लार्जेस्ट आर स्क्वायर. तो जिसका RSS सबसे ज्यादा कम होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ये फीचर जो है वो मेरा बेस्ट है, या ये कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स मेरा बेस्ट है, राइट. एंड वंस यू आर डन विद दिस, देन यू चूज द फाइनल मॉडल based on the smallest RSS value. So this is how the best subset selection works. First, assume that the model contains no predictors, which is your null model. Then make different combinations. Then out of different combinations, select the best model based on the smallest RSS value. Right? So choose the final model using the prediction error on a validation set or CPIC, BIC or adjusted R square, or use the cross validation method. So this AIC, BIC, this AIC basically means Akaike information criteria. So ये हमारे कुछ criterias होते हैं, इनके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. And BIC means Bayesian इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया. तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ये बस ये बता रहे कि जब आप फाइनल मॉडल को चूज करते हो तो क्या क्या फैक्टर्स के बेसिस पे चूज करते हो. प्रिडिक्शन एरर के बेसिस पे ऑन अ वैलिडेशन सेट, CP विच इज AIC और BIC, और एडजस्टेड R स्क्वायर, और यूज द क्रॉस वैलिडेशन मेथड्स. ये कुछ मेरे मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं व्हाइल सेलेक्टिंग माय बेस्ट मॉडल, राइट. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है इन दी बेस्ट सबसेट सिलेक्शन इज, अगर किसी के जो लोएस्ट ट्रेनिंग एरर आ रहा है जब हम ट्रेन कर रहे हैं हमारे मॉडल को, तो अगर मुझे लोएस्ट ट्रेनिंग एरर किसी ऑब्जर्वेशन में या किसी पर्टिकुलर फीचर्स या प्रेडिक्टर्स को कंबाइन करके मिल रहा है, तो लोएस्ट ट्रेनिंग एरर का ये मतलब नहीं होता कि वो मेरा बेस्ट मॉडल है. अगर लोएस्ट ट्रेनिंग एरर है दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू बेस्ट मॉडल. हमें बेसिकली वो चाहिए यहाँ पे, वी वॉन्ट लोवेस्ट टेस्ट एरर. ट्रेनिंग एरर हमारा चाहे कितना लोएस्ट हो जाए, दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू हाउ बेस्ट माय मॉडल इज. आपका मॉडल बेस्ट है या नहीं वो इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो आपका टेस्ट एरर कितना कम से कम मेरा टेस्ट एरर होता है, वही डिसाइड करेगा कि मॉडल मेरा कितना बेस्ट है या कितना बेस्ट नहीं है, राइट. सो लोवेस्ट ट्रेनिंग एरर इज नॉट इक्विवेलेंट टू बेस्ट मॉडल. वी वांट द लोवेस्ट टेस्ट एरर. So this is one important thing that we need to note over here. Now coming to कि इस बेस्ट सबसेट सिलेक्शन के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं. तो कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं बेस्ट सबसेट सिलेक्शन की. पहली लिमिटेशन तो हमने अभी देख ही ली और डिस्कस भी कर ली, वो होती है कि कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है.
जब आप सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रिडिक्टर्स एक दूसरे के साथ चेक कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंप्यूटेशनली वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है. देयर आर टू मेनी कैलकुलेशंस दैट आर इन्वॉल्व्ड. सो द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस इज that it is computationally very expensive. Computationally very expensive. Now, जब तक p की वैल्यू नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स थोड़े लेस है, राइट, अगर सपोज 10 20 भी हैं तो भी मैनेजेबल है डेटा को मैनेज करना. बट एक पॉइंट के बाद जब p की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेट्स से इफ द p वैल्यू रीचेस बियॉन्ड 40, right, then it becomes very unfeasible to manage such large amount of calculations, right? So not feasible when value of p is greater than 40. And the third problem is that अभी तो हमने बात करी थी कि जितने ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, जितने इरेलीवेंट फीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे, वो अल्टीमेटली ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को कॉज करेगा, राइट. तो जब आप इतनी ज्यादा टू मेनी कैलकुलेशंस कर रहे हो, सारे प्रिडिक्टर्स के कॉम्बिनेशन को एक दूसरे के साथ चेक कर रहे हो, जिसमें आपके रेलेवेंट फीचर्स भी हैं, इरेलीवेंट फीचर्स भी हैं, ये तो चेक करने के बाद पता लग रहा है ना कि कौन सा हमारा रेलेवेंट फीचर है, बट स्टार्टिंग में तो हम सारे कॉम्बिनेशन ही चेक कर रहे हैं. देन अगेन इट कैन लीड टू द रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग व्हेन वी आर सर्चिंग टू मेनी मॉडल्स. when searching too many models. So based on this कि हमें बेस्ट सबसेट सिलेक्शन में यहाँ पे तो हम सारे कॉम्बिनेशन ही चेक कर रहे थे, अब हम इस प्रोसीजर को थोड़ा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी कंप्यूटेशंस कम हो सके, राइट. सो इन ऑर्डर टू अचीव बेस्ट सबसेट सिलेक्शन वी मूव ऑन टू अ सेकेंड मेथड विच इज स्टेप वाइज सिलेक्शन. स्टेप वाइज सिलेक्शन. तो स्टेप वाइज सिलेक्शन क्या है? इन कंपैरिजन टू बेस्ट सबसेट सिलेक्शन it is a smarter and a faster method. Right? So basically क्योंकि मेरा जो बेस्ट सबसेट सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बेस्ट सबसेट सिलेक्शन is costly, that is why we use stepwise selection. राइट. अब स्टेप वाइज सिलेक्शन भी हमारे पास तीन तरीके से हो सकती है. पहला तरीका होता है स्टेप वाइज सिलेक्शन का अगर हम फॉरवर्ड स्टेप वाइज करें तो. सेकंड होता है बैकवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन. एंड थर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, विच इज हाइब्रिड, राइट. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन. So let's first discuss forward stepwise selection. Forward stepwise selection ये कहते हैं कि आप छोटे से स्टार्ट करो, स्टार्ट स्मॉल, और धीरे धीरे करके यूजफुल फीचर्स को ऐड करते जाओ. स्टार्ट स्मॉल, कीप एडिंग यूजफुल फीचर्स. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कैसे काम करता है ये, आप सबसे पहले नल मॉडल के साथ ही स्टार्ट करो, जैसे हमने बेस्ट सबसेट सिलेक्शन के टाइम पे देखा था, ऐसा मॉडल जिसके अंदर करेंटली कोई फीचर्स नहीं है, राइट. तो स्टार्ट विद अ नल मॉडल दैट कंटेन्स नो फीचर्स. देन एक एक करके फीचर को ऐड करो. ऐड वन फीचर एट अ टाइम. एक बार में आपको सिर्फ एक ही फीचर को ऐड करना है, राइट. और किस फीचर को हम ऐड करेंगे? उस फीचर को ऐड करेंगे जो आपके मॉडल को सबसे ज्यादा इंप्रूव कर रहा हो, राइट. तो जब हम इंडिविजुअली एक एक प्रेडिक्टर वाला चेक कर रहे थे, देन जैसा उसमें कर रहे थे वैसे ही यहां तक सेम है. अपने एक फीचर को एक ही बारी में हमें ऐड करना है, राइट. दैट इंप्रूव्स मॉडल द मोस्ट. देन तब तक आप एक प्रोसीजर करते जाओ जब तक या तो मेरे सारे फीचर्स नहीं ऐड हो जाए या फिर आपकी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूव होना रेट जो है वो कम हो जाए, राइट. तो हमने सबसे पहले लेट्स से 3 फीचर्स को ऐड कर दिया. मेरे पास टोटल 10 फीचर्स थे. 10 फीचर्स में से सबसे पहले मैंने इन 3 फीचर्स को मैंने ऐड कर दिया, राइट. जैसे ही मैंने इसके बाद के फीचर्स को ऐड करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा मेरे मॉडल में कोई खास इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं रही है, राइट. और कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है वो कैसे पता चलता है, वो हमने प्रीवियस कैलकुलेशंस पहले देखे हैं ना, प्रीवियस वीडियोस.
तो जब तक मॉडल में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मुझे दिख रही है उस फीचर को ऐड करने से, तो आप उस फीचर को ऐड कर दो। अगर कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही तो उस फीचर को छोड़ दो, राइट। कीप ऑन डूइंग दिस प्रोसीजर जब तक या तो आपकी इंप्रूवमेंट होना बंद हो जाए या फिर आपके सारे फीचर जो है वो ऐड नहीं हो जाते, राइट। अगर सारे फीचर्स को ऐड करने से मुझे मॉडल में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिल रही है तो ये सारे फीचर्स मेरे इंपॉर्टेंट है उस मॉडल के, हम सारे फीचर्स को लेके चलेंगे। बट अगर एक पॉइंट के बाद मुझे इंप्रूवमेंट होनी बंद हो जाती है या कम हो जाती है तो हम उन फीचर्स को वहां से छोड़ते चले जाएंगे। तो बेस्ट सबसेट सिलेक्शन में हम वही काम कर रहे हैं, हम एक सबसेट ऑफ फीचर्स ही सेलेक्ट कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग सबका सबके साथ कॉम्बिनेशन चेक करने के बजाय जो हम बेस्ट सबसेट सिलेक्शन में कर रहे थे, हम यहाँ पे एक एक करके फीचर को ऐड करेंगे एंड उस पॉइंट पे छोड़ देंगे जब हमारे मॉडल में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होनी बंद हो जाती है, राइट। सो दिस इज हाउ द फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन वर्क्स। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से भी रिलेट कर सकते हैं। सपोज मुझे प्रिडिक्ट करने हैं मार्क्स प्रिडिक्शन, राइट। तो मार्क्स प्रिडिक्शन के लिए मेरा स्टेप 1 क्या होगा अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन। सबसे पहले मैंने ट्राई करे फीचर्स, लेट्स से स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एंड स्लीप। इन फीचर्स को मैंने ट्राई किया, राइट। मुझे सबसे बेस्ट इसमें से मिल गया स्टडी आवर्स, मैंने स्टडी आवर्स को ऐड कर दिया, राइट। देन स्टेप 2 मैंने सोचा दूसरे फीचर को ट्राई करते हैं, मैंने अटेंडेंस को ऐड करने की कोशिश करी। ट्राई अटेंडेंस या स्लीप, दोनों में से किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे दोनों में से अटेंडेंस सबसे बेस्ट मिला, मैंने अटेंडेंस को ऐड कर दिया, राइट। अब जब मैंने स्लीप को ऐड करने की कोशिश करी इन माय नेक्स्ट स्टेप, तो मुझे मॉडल में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं मिली, नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो हम क्या कर देंगे, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो बेसिकली जो मेरा मार्क्स है वो इन्हीं दो फीचर्स पे डिपेंड कर रहा है, किस किस पे, स्टडी आवर्स पे प्लस अटेंडेंस। इट इज नॉट एट ऑल डिपेंडिंग ऑन दी स्लीप, राइट। सो ये मेरा एडवांटेज है इस मॉडल की, दैट इट गिव्स यू फास्टर रिजल्ट एंड significantly reduces the amount of computations that you are doing with the best subset selection method. So advantage, it is much faster। और जहां पे बेस्ट सबसेट सिलेक्शन में आपको टोटल इतने मॉडल्स मिल रहे थे, फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन में आपको टोटल कितने मॉडल्स मिलेंगे, 1 + p + 1 डिवाइडेड बाय 2 मॉडल्स। वहां पे हम सबका सबके साथ कॉम्बिनेशन नहीं चेक कर रहे, हम एक एक करके मॉडल अपने फीचर को ऐड कर रहे हैं। अगर वो इंप्रूवमेंट कॉज कर रहे हैं तो ऐड कर दो, नहीं कर रहा तो उसको छोड़ दो एंड वहीं पे हम रुक जाएंगे, राइट। सो बेसिकली अगर मेरे पास 20 फीचर्स हैं तो बेस्ट सबसेट सिलेक्शन के केस में तो मुझे कितने मॉडल्स मिल जाएंगे, 2⁻20। दिस इज इन केस ऑफ बेस्ट सबसेट। बट यही 20 फीचर्स के साथ अगर मैं फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन में करूं तो मुझे टोटल कितने मॉडल्स मिलेंगे, 1 + 20, 21 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल गिव मी 211 मॉडल्स। तो कहाँ 2⁻20 एंड कहाँ 211 मॉडल्स, तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है मेरी अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशंस इन दी फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन मेथड, राइट। बट जहां इसके एडवांटेज है, जहां कंप्यूटेशन आपकी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रही है, वहां पे इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या ड्रॉबैक्स है, पहला ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने एक फीचर को, आपने कुछ फीचर्स ऐड कर दिए अपने मॉडल में, सपोज 1, 2, 3, इन 3 फीचर्स को ऐड कर दिया, 4th फीचर आपने जैसे ही ऐड करा तो आपको लगा कि 4th फीचर से तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो मॉडल वहीं पे रुक जाएगा, राइट। बट हो सकता है ये 4th फीचर के बाद मेरे कुछ ऐसे फीचर्स आए जो मेरे मॉडल के लिए सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करें, राइट। हो सकता है ये 5th या 6th फीचर मेरी मॉडल की परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर देता, राइट। तो यहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आप बेसिकली आप एक स्टार्टिंग में ही आपने कुछ बेसिस, किसी रिजल्ट्स के बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि ये मेरे बेस्ट है, बट हो सकता है आप बेस्ट तक अभी पहुंचे ही ना हो, राइट। सो ये एक ड्रॉबैक होता है फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन का। ऑल्सो अगर मैंने किसी एक फीचर को एक बार ऐड कर दिया, लेट्स से ये 3 फीचर्स मुझे लगे कि ये मेरे बेस्ट हैं अभी करंट रिजल्ट को देखते हुए, तो ये 3 फीचर्स को मैंने ऐड कर दिया, बट अगर इससे बेटर मुझे कुछ बाद में मिल जाता है तो हम इन 3 को हटा नहीं सकते क्योंकि हम इन 3 को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, राइट। सो वंस अ फीचर इज एडेड, once a feature is added, it cannot be removed.
ये तो हो गया पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि वी माइट मिस द बेस्ट कॉम्बिनेशन, माइट मिस द बेस्ट कॉम्बिनेशन। So this is about stepwise, forward stepwise selection. Coming to the next strategy, which is backward stepwise selection. Now backward stepwise selection एकदम opposite है forward stepwise selection से। forward stepwise selection में हम क्या कर रहे थे, start small, धीरे धीरे करके हम एक एक करके एक एक फीचर को ऐड करते जा रहे हैं, राइट। बैकवर्ड स्टेपवाइज सिलेक्शन इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहता है स्टार्ट बिग, स्टार्टिंग में आप सारे फीचर्स के साथ स्टार्ट करो एंड एक एक करके रिमूव करते जाओ यूजलेस फीचर्स, रिमूव यूजलेस फीचर्स। तो बेसिकली हाउ इट वर्क्स, स्टार्ट विद ऑल द फीचर्स, सबसे पहले रिमूव करो उस फीचर को जो लीस्ट यूजफुल है आपके मॉडल के लिए, राइट। देन रिपीट करते जाओ इस प्रोसीजर को अंटिल यू आर लेफ्ट विद द बेस्ट पॉसिबल मॉडल, राइट। सो बेसिकली हम इसको अगर हाउस प्राइस वाले एग्जांपल से देखें, हमने स्टार्ट करा सारे फीचर्स के साथ, लेट्स से मैंने एरिया के साथ, लोकेशन के साथ, नंबर ऑफ रूम्स, वॉल, कलर, ओनर नेम, सारे फीचर्स के साथ स्टार्ट करा एंड एक एक करके मैंने फीचर्स को एलिमिनेट कर दिया बेस्ड ऑन देयर इरेलेवेंसी। तो ओनर नेम एंड ये वॉल कलर मेरे लिए कोई रेलिवेंट नहीं है, तो इनको हमने हटा दिया and then the rest I am left with this features which is the best possible set to determine the or to predict the price of a house. So finally I am left with area plus location plus rooms that will predict my house price. So this is how the backward stepwise selection works. Now forward stepwise selection में हमने देखा था the number of possible models that you will get is 1 plus p plus 1 divided by 2. And the same condition holds for backward stepwise selection also. Backward stepwise selection भी यही कहते हैं कि the number of possible models that it will search exactly these many models in order to get the best result. Now एक और important condition होती है backward stepwise selection में, जो होती है कि इस backward stepwise selection को अचीव करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक important condition को पहले फुलफिल करना होता है, विच इज दैट द नंबर ऑफ सैंपल्स विच इज n शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फीचर्स। मेरे नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होना चाहिए मेरे नंबर ऑफ फीचर्स से ज्यादा, तभी हम बैकवर्ड स्टेपवाइज सिलेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर किसी सिनेरियो में ऐसा है कि मेरे सैंपल्स जो है वो लेस हैं देन द नंबर ऑफ फीचर्स, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे, राइट। So this is the condition that needs to be fulfilled, that the number of samples should be greater than the number of features in my data. If in any case p becomes greater than n, then backward stepwise selection cannot be executed. Cannot be executed. Right? अब हमने तीनों अप्रोचेस देख ली, बेस्ट सबसेट सिलेक्शन भी, फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी। तो अगर मुझे तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, लेट्स से मेथड क्या है मेरा, देन स्पीड, देन एक्यूरेसी एंड द लास्ट इज द लिमिटेशन। तो सबसे पहले मेथड आता है बेस्ट सबसेट। तो व्हेन इट कम्स टू स्पीड, बेस्ट सबसेट इज वेरी स्लो। व्हेन इट कम्स टू एक्यूरेसी, क्योंकि ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक करते हैं, देन ऑब्वियसली द एक्यूरेसी विल बी मच हायर कंपेयर टू द अदर टू, बेस्ट पॉसिबल। And the limitation is that it is very expensive and not at all scalable. Expensive, not scalable. The second approach is forward. When it comes to speed, so it is very fast. When it comes to accuracy, it is good, but slightly less than the best subset. And when it comes to the limitation is that कि इसमें हम स्टार्टिंग में ही अगर हमें रिजल्ट मिल जाता है, दैट वी माइट मिस द बेस्ट कॉम्बिनेशन। सो कैन मिस द बेस्ट मॉडल। एंड द थर्ड इज द बैकवर्ड स्पीड, इट इज वेरी फास्ट, एक्यूरेसी it is good, and when it comes to limitation,
लिमिटेशन इसमें यही है दैट द नंबर ऑफ सैंपल्स शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फीचर्स इन माय डेटा। अगर इसका ऑपोजिट हो जाता है देन इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। और जो थर्ड अप्रोच है हमारी, हमने फॉरवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन देख लिया, बैकवर्ड स्टेप वाइज सिलेक्शन देख लिया, अब देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन विच इज हाइब्रिड। नाउ हाइब्रिड सिलेक्शन क्या कहता है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ। तो फीचर्स को ऐड करते जाओ पहले यूजिंग द फॉरवर्ड सिलेक्शन, रिमूव करते जाओ यूजिंग द बैकवर्ड सिलेक्शन इफ दे बिकम यूजलेस लेटर। इट समहाउ मिमिक्स द बेस्ट सबसेट सिलेक्शन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, बट क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं सो इट इज स्टिल कंप्यूटेशनली एफिशिएंट, बेटर देन द बेस्ट सबसेट सिलेक्शन। So this is what the hybrid subset selection method tells. So this was all about this video. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.